बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम थोरेसिक कैविटी का कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे, प्रीवियस लेक्चर्स में कवर नहीं हो पाए थे, वो कवर करेंगे। साथ के साथ आज के लेक्चर में हम ऑनलाइन टेस्ट जो हमारा एनाटॉमी का हुआ था उसकी डिस्कशन भी करेंगे। तो पहले हम जो कुछ पॉइंट्स रह गए थे, ज़्यादा नहीं थे, उसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमें थोरेसिक कैविटी की सही तरीके से समझ आ सके। थोरेसिक कैविटी क्या है। हमने बॉडी कैविटीज़ के बारे में स्टडी किया था कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट कैविटीज़ होती हैं जिसके अंदर ऑर्गन्स महफूज होते हैं। तो आज हम थोरेसिक कैविटी हमने स्टार्ट कर दिया था। थोरेसिक कैविटी में क्या था? थोरेसिक कैविटी इज़ आल्सो कॉल्ड चेस्ट कैविटी एंड सेकंड लार्जेस्ट होल स्पेस ऑफ द बॉडी मानी जाती है। इट इज़ इनक्लोज्ड बाय द रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम। अगर हम अपने पोस्टीरियर साइड पे देखें तो वर्टिब्रल कॉलम, एंटीरियर साइड पे देखें तो रिब्स एंड स्टर्नियम एंड ब्रेस्ट बोन। और ये एब्डोमिनल कैविटी से हमारी जो थोरेसिक कैविटी सेपरेट होती है बाय द डायफ्राम। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में समझ लिया था। फिर इसके बाद आपकी बुक में 22 पेज नंबर पे टॉपिक है चेस्ट वॉल एंड थोरेसिक कैविटी के नाम से। यहाँ पर बताया गया है थोरेसिक कैविटी किससे बनी हुई है, कितनी रिब्स से मिलके बनी हुई है और वो रिब्स को हम किस तरह डिवाइड करते हैं और उनको क्या नाम दिया जाता है। ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो मैं कवर करना चाह रही हूँ आज के लेक्चर में कि थोरेसिक कैविटी इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। 12 जोड़े हैं पसलियों के जिससे मिलकर थोरेसिक कैविटी बनी हुई है। डेट कनेक्ट्स इन पोस्टीरियरली विद द थोरेसिक वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। पीछे के साइड पे जब हम देखते हैं, पोस्टीरियरली हम देखते हैं तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम जब हमने स्टडी किया था तो उसमें थोरेसिक रीजन पढ़ा था एक, वहाँ पे मौजूद थोरेसिक वर्टिब्रा से कनेक्ट की हुई होती हैं ये रिब्स। यह हमारा तो थोरेसिक कैविटी का जो ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स की जिक्र हो रहा है, इसमें 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हो गए जो कि कनेक्ट हुए हैं पीछे के साइड पर थोरेसिक वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के साथ। जबकि एंथीरियर जब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एंथीरियर व्यू दिखाया गया, अपने फ्रंट ऑफ द बॉडी की बात कर रहे हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है देखिए। एंथीरियरली द फर्स्ट वाले जो 7 पेयर्स होते हैं रिब्स के, फर्स्ट वाले 7 पेयर्स, राइट। ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स डेट अटैच टू द स्टर्नियम और ब्रेस्ट बोन बाय कार्टिलेज डायरेक्टली। ये स्टर्नियम बोन थी, मैंने बताया था, जिससे आपकी पसलियाँ जाके जुड़ी हुई होती हैं, वो स्टर्नियम बोन होती है, जैसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। तो आपके जो 12 पेयर्स में से जो पहले 7 पेयर हैं, ये यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये 1 to 7 पेयर्स, ये ट्रू रिब्स भी कहलाते हैं बाज़ दफ़ा। ये 1 to 7 पेयर्स फर्स्ट जो 7 पेयर्स हैं ये अटैच होते हैं स्टर्नियम से, इस वाली बोन से, स्टर्नियम से, जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, बाय कार्टिलेज डायरेक्टली अटैच होते हैं ये पहले 7 पेयर। जबकि लोअर 5 रिब्स जो हैं, इसके बाद ये 7 हो गई यहाँ तक, फिर उसके बाद जो लोअर 5 रिब्स हैं हमारी डोंट अटैच टू स्टर्नियम, ये डायरेक्टली अटैच नहीं होती स्टर्नियम से, राइट। जो लोअर 5 रिब्स हैं 7 तक तो डायरेक्टली अटैच हो गई, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 लोअर 5 रिब्स डोंट अटैच द स्टर्नियम, ये डायरेक्टली स्टर्नियम से अटैच नहीं होंगी। देखिए स्टर्नियम में यहाँ तक, जहाँ 7 पेयर्स इसके डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं। अब इसके बाद जो 5 रिब्स हैं जो कि डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही, इनके बारे में फर्दर हम जानते हैं। इसमें से 8th, 9th एंड 10th ribs are attached each other by costal cartilage and indirectly to the sternum। ये indirectly जाके अटैच होंगी स्टर्नियम से। देखें यहाँ पे ये कोस्टल स्पेस दिखाया गया, ये कोस्टल कार्टिलेज दिखाया गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये यहाँ पे बताया ये गया है कि जो 8वां, 9वां एंड 10वां रिब से का पेयर है आर अटैच्ड ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है। देखें एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होकर, एक दूसरे के साथ जुड़कर बाय द कोस्टल कार्टिलेज की मदद से, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे एंड इनडायरेक्टली स्टर्नियम से जाकर अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे देखें ये मिलकर आपस में यहाँ पे एक दूसरे से जुड़कर फिर अटैच हो रहे हैं। जबकि पहले 7 जो पेयर्स थे रिब्स के वो डायरेक्टली अटैच हो रहे थे, डायरेक्टली सेपरेट 1 पेयर 2 पेयर इस तरह
डायरेक्टली जाके अटैच हो रहे थे खुद ही स्टर्नियम बॉन्ड से, लेकिन जो रिमेनिंग 5 होते हैं वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते, बल्कि 8th 9th और 10th क्या होते हैं, आपस में कोस्टल कार्टिलेज की मदद से जो है जाकर अटैच होते हैं। पहले एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, फिर उसके बाद स्टर्नियम से जाके इनडायरेक्टली अटैच होंगे। जबकि 11 and 12 पेयर रिब्स नॉन एज अ फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, जिन्हें फ्लोटिंग रिब्स ही कहा जाता है, आर नॉट अटैच टू द स्टर्नियम, वो स्टर्नियम से जाके अटैच नहीं होती, बल्कि ये देखिए ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, ये वाली फ्लोटिंग 11 and 12 ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, ये अटैच नहीं हुई। यहाँ पे देखेंगे ये अटैच नहीं हुई स्टर्नियम से जाके, बल्कि ये ऐसे ही फ्लोट करेंगी। ये देखें ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, ये 11 and 12 फ्लोटिंग रिब्स हैं, ये स्टर्नियम से अटैच नहीं होती। जबकि हमारी ये 8 9 and 10 ये इनडायरेक्टली अटैच होती हैं जाकर स्टर्नियम से। इन्हें हम फॉल्स रिब्स का नाम भी देते हैं। 8 जो 12 फ्री पेयर्स हैं, 7 तो डायरेक्टली अटैच हो गई, ये ट्रू रिब्स हो गई। रिमेनिंग की जो हैं वो 8 9 and 10 इनडायरेक्टली जाके अटैच होंगे। जबकि 12 and 11 पेयर है वो फ्लोटिंग रिब्स है, वो फ्लोट करता रहेगा और अटैच नहीं होगा स्टर्नियम से जाकर। तो ये कुछ इस तरह हम डिवाइड कर रहे होते हैं 12 पेयर्स, जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स को। ट्रू रिब्स मीन्स के जो पहले 7 पेयर हैं जो डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं जाकर स्टर्नियम बोन से। उसके बाद रिमेनिंग जो 5 होते हैं उनमें 8 9 and 10th क्या करते हैं, रिब्स अटैच होती हैं पहले एक दूसरे के साथ बाय कोस्टल कार्टिलेज एंड देन इनडायरेक्टली जाकर एक दूसरे के अटैच होकर फिर इनडायरेक्टली स्टर्नियम बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगी। बाकी 11 12 पेयर्स फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं, वो स्टर्नियम से जाके अटैच नहीं होते, बल्कि यहाँ पे देखें वो फ्लोट हो रहे होते हैं, फ्लोटिंग पोजीशन में होते हैं, इसीलिए उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। इसके बाद हम अपने पेपर डिस्कशन की तरफ आ जाते हैं। कुछ पॉइंट्स जो मैं पेपर्स के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। हमेशा याद रखा करें कि पेपर्स करने का एक तरीक़ाकार होता है। जब आप कोई टेस्ट कर रहे होते हैं या पेपर कर रहे होते हो तो उसके लिए आप नीट एंड क्लीन पेपर शीट इस्तेमाल करते हो। पेपर शीट जो प्रॉपर पेयर की सूरत में आ रही होती है, जो असाइनमेंट्स के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर एटलीस्ट अगर आप रजिस्टर से भी ले रहे हो तो वो इस काबिल हो कि वो पेपर में इस्तेमाल हो सके। अगर आप सेपरेट पेजेस एक दूसरे पेपर को हमेशा कोशिश करें नीट एंड क्लीन करें। और जब आप MCQs का आंसर दे रहे हैं तो जस्ट आप MCQs का जो सही ऑप्शन है उसका अल्फ़ाबेट यूज़ कर लें। लाइक अगर ए ऑप्शन सही है तो अब जस्ट आप ए लिख दो, ज़रूरी नहीं है पूरी स्टेटमेंट लिखें। आप जस्ट ऑप्शन ए लिखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है, या अगर सेकंड का ऑप्शन बी करेक्ट है या सी करेक्ट है तो आप सब सी लिख दें, आपको पूरी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्वेश्चन को जब सब्जेक्टिव में अटैम्प्ट कर रहे हो तो पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़ लिया करें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बाज़ दफ़ा डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो आप उन्हें डिफरेंस करके फ़र्क बताना होता है डिफरेंसेस के अंदर। तो आप दरमियान में एक लाइन लगाकर लेफ़्ट साइड पे एक टर्म लिखते हैं, राइट साइड पे एक टर्म लिखते हैं और फिर पॉइंट्स बना के उसके डिफरेंस लिखते हो। डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप नोट की फॉर्म में उसे निकले। जब लिखा होता है कि नोट लिखिए तो फिर आपने उसे नोट की फॉर्म में पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होता है। लेकिन जब आप डिफरेंस लिख रहे होते हैं तो आप लाइन कॉलम बनाएंगे, 2 दरमियान में लाइन लगा कर 2 कॉलम बनाएंगे राइट एंड लेफ़्ट, और उसके अंदर फिर उसके पॉइंट्स बना के डिफरेंसेस लिखेंगे। डेफिनेशंस होती हैं तो जस्ट में आपने डिफ़ाइन करना होता है। तो कुछ चीज़ों को क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप डिसाइड क्या करें कि उसमें अपने कितना टाइम लगाना है, कितना आप उसमें डिस्क्रिप्शन लिखोगे और किस तरह लिखोगे, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा सीखिए। अच्छा यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर दिखाया गया है जो कि मैंने आपको दिया था। इसके अंदर देखें एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर and shape of the body and its part. Second option है the study of how the body and its parts function. Third option है the study of the body and its interaction with the environment, या all of above। जबकि हम हमेशा से पढ़ते हैं स्टडी के अंदर हम स्ट्रक्चरल स्टडी एनाटमी के अंदर हम स्ट्रक्चरल स्टडी कर रहे होते हैं। मीन्स के जो बॉडी की शेप है या उसके पार्ट्स हैं, उसके डिफरेंट रीजन्स हैं, तो हम स्ट्रक्चरल स्टडी करें, साख्त का मुताला करते हैं हम एनाटमी के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। आप देखें सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज़ जॉइंट। जॉइंट का मैंने आपको समझाया था जहाँ पे 2 चीज़ें जॉइन हो रही हों। तो यहाँ पर हम जब जॉइंट की बात करते हैं जहाँ पे 2 बोन्स आपस में आके मिलती हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं। तो व्हाट इज़ जॉइंट,
द प्लेस वेयर टू बोन्स आर ज्वाइंट, जहाँ पे दो हड्डियाँ के मिलती हैं उस पॉइंट को हम ज्वाइंट कहते हैं। तो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी बाय वेरियस इमेजिंग टेक्निक इज़ नोन एज, जिसमें हम इमेजिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए ह्यूमन स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं वो रेडियोग्राफिक कहलाती है, राइट। हमने ये डिफरेंट, जब हम ब्रांचेस पढ़ रहे थे अपनी एनाटमी की, उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि रेडियोग्राफिक एनाटमी को। तो रेडियोग्राफिक एनाटमी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स लाइक सिटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई वगैरह। इसका ऑप्शन होगा सी, सही। एंड टेंडोन कनेक्ट्स एट अ जॉइंट, टेंडोन्स कनेक्ट होती हैं एट अ जॉइंट। तो इसका आप देखेंगे सही आंसर हमने ये पढ़ा था एनाटमिकली टर्म्स ऑफ मसल्स के अंदर, जिसमें हम पढ़े थे द टेंडोन इज़ अ फाइब्रस नॉन इलास्टिक एंड नॉन कंट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द मसल्स विच अटैच मसल्स टू द बोन, ठीक है, विच अटैच मसल्स टू द बोन। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा, राइट। मसल्स टू द बोन अटैच होती हैं टेंडोन। फिर द ट्रम मीडियल इज अ डायरेक्शन टूवर्ड एट अ मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही है। मीडियल का मतलब मैंने बताया था जो मिड लाइन की तरफ जाए उसको हम मीडियल कहते हैं, या आपका सेंट्रल पोजीशन होता है उसे हम मीडियन कहते हैं। तो यहाँ पे मीडियल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। मीडियल एंड लेटरल की टर्म हमने पढ़ी थी अपने सेकंड चैप्टर में। तो हमने पढ़ा था कि क्लोज़र टू द मीडियल, ठीक है, क्लोज़र टू द मीडियल या मिड लाइन को हम कह रहे होते हैं। जो क्लोज होता है मिड लाइन से या हमारे मिडल पोर्शन से उसको हम मीडियल कंसीडर करते हैं, और जो दूर होता है उसे हम लेटरल जो है कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन मीडियल, द टर्म मीडियल डायरेक्टेड टूवर्ड एट अ मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो आपके मिड लाइन के तरफ जाए उसको हम मीडियल कहते हैं, सही। और मिड लाइन क्या चीज़ है, द लाइन विच डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल मीन्स राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स। मिड लाइन का मतलब होता है जब हम बॉडी को इस तरह डिवाइड करें, उस पॉइंट से डिवाइड करें कि हमारा राइट एंड लेफ्ट इक्वली पार्ट में बॉडी डिवाइड हो जाए, उसे मिड लाइन कहते हैं। और यहाँ पे मीडियल क्या है, अ डायरेक्टेड टूवर्ड एट अ मीडियन ऑफ द बॉडी। फिर उसके बाद है द एनाटमिकल पोजीशन इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। एनाटमिकली पोजीशन में वो तमाम चीज़ें पूरी हो रही हैं, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो कि सही नहीं है इसके अंदर। तो बॉडी इरेक्ट होती है जी, बॉडी इरेक्ट होती है। बॉडी स्टैंडिंग पोजीशन में क्योंकि हमने पढ़ी है तो बॉडी इरेक्ट होती है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है पाम्स टर्न पोस्टीरियरली, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि हमारे हाथ जो हैं आर फेसिंग फॉरवर्ड, तो पाम्स इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए ना, फ्रंट वाले उसमें होनी चाहिए। लेकिन ये तो पोस्टीरियर की बात करें तो यही ऑप्शन गलत है, इसमें ये नहीं आना चाहिए था। आर्म्स एट अ साइड ही होते हैं हमारी बॉडी के, और थम्स पॉइंटेड लेटरली ही होते हैं। जब आप हाथ को कर रहे होते हैं या फुट के थम्स होते हैं लेटरली पोजीशन में होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो इधर होगा, सही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वो एनाटॉमिकली पोजीशन को फॉलो नहीं कर रहा। Anatomically terms means feather from the point of attachment of a limb to a body trunk। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि फेदर का मतलब मैंने आपको बताया था दूर, सही। एनाटॉमिकल टर्म जिसमें अटैचमेंट पॉइंट से या ट्रंक से दूर हम किसी भी चीज़ को ले रहे होते हैं तो वो क्या हम कंसीडर करते हैं, वो हम डिस्टल कंसीडर करते हैं, राइट। जैसे कि हमने पढ़ी थी ये टर्म्स के डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रॉक्सिमल टूवर्ड्स द अटैच एंड ऑफ द स्ट्रक्चर, जबकि डिस्टल अवे फ्रॉम द अटैच एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, फेदर मीन्स अवे। तो जिसने लेक्चर सही से सुना होगा तो मैंने उसमें भी इस स्टेटमेंट को एज इट इज़ बताया था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा डिस्टल, 7 का ए ऑप्शन सही होगा। फिर है द एनाटॉमिकली टर्म्स मीनिंग towards the lower part of the structure is। लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जब हमने करना हो तो हम कौन से एनाटॉमिकली टर्म इस्तेमाल करते हैं। हमने एक टर्म पढ़ी थी इंफीरियर एंड सुपीरियर, राइट। सुपीरियर मैंने कहा था अबव एंड इंफीरियर मीन्स बिलो।
लाइक मैंने एग्जांपल दी थी कि पेल्विस इज़ इन्फीरियर टू द एब्डोमेन, या हम कह रहे होते हैं कि मोस्ट सुपीरियर जो होता है हेड होता है एंड मोस्ट इन्फीरियर हम फुट को ले रहे होते हैं। तो इन्फीरियर यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे लोअर पार्ट की बात हो रही है। जब लोअर पार्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम इन्फीरियर वाली टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है द एनाटॉमिकली टर्म्स मीनिंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मीन्स के मिड लाइन से दूर अगर कोई चीज़ जा रही है तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो लेटरल होगा, क्योंकि हमने मीडियल एंड लेटरल पढ़ी थी और ये एक दूसरे के ऑपोजिट थी। मीन्स के मीडियल जो कि क्लोजर टू द मीडियन पॉइंट जा रही होती है और जो दूर जा रही होती है, अवे जा रही होती है, उसे हम लेटरल कहते हैं। फिर एंथीरियर मीन्स फ्रंट है, ये आपको अच्छे से मालूम होगा कि एंथीरियर का मतलब होता है फ्रंट, राइट, और पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक ऑफ द बॉडी। टॉमी मीन्स, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था एनाटॉमी का, टॉमी मीन्स एनाटॉमी, तो टॉमी का मतलब था कटिंग। थंब इज लेट, हमने पढ़ा था कि थंब फिंगर से किस पोजीशन पे होगा अगर हम एनाटॉमिकली पोजीशन के हिसाब से बताते हैं तो ये आपके बुक में ही लिखा है, अगर आपने गौर से पढ़ा होगा, मैंने लेक्चर में बताया था कि थंब इज़ अ लेटरल टू द अदर फिंगर्स, तो थंब जो है लेटरल पोजीशन पे होता है। पाल्मर मीन्स, पाल्मर जो है एक टर्म है जो कि इस्तेमाल होती है एंथीरियर सरफेस ऑफ द हैंड के लिए, आपकी जो हथेली है उसके लिए, तो एंथीरियर सरफेस ऑफ द हैंड आएगा इधर। फिर फोर लिम्ब जो है वो आल्सो नोन एज अ अपर लिम्ब एंड अपर एक्सट्रमिटीज़। सो 14 का आंसर ए एंड बी बहुत सही होगा, क्योंकि अपर लिम्ब एंड अपर एक्सट्रीमिटीज़ फोर लिम्ब को ही बोलते हैं। डोर्सल मीन्स बैक होता है, बैक, तो हमने एंथीरियर एंड पोस्टीरियर के साथ वेंट्रल एंड डोर्सल की टर्म्स भी पढ़ी थी, तो बैक होता है हमेशा, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। सब्जेक्टिव पोर्शन में अपने फर्स्ट क्वेश्चन में एनाटॉमी की डेफिनेशन लिखनी थी जस्ट, और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी थी कि उसकी अहमियत क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं। जबकि सेकंड आंसर में हमने डिफरेंस बताना था मैक्रो का एंड माइक्रो एनाटॉमी का, इसके अंदर हमने डिफरेंस बताना था, नोट नहीं लिखना था मैक्रोस्कोपी के माइक्रोस्कोपिक स्टडी पे। मैंने बहुत से स्टूडेंट के नंबर इसीलिए काटे हैं कि उन्होंने नोट लिखा था, डिफरेंसेस नहीं बनाए थे। डिफरेंसेस बनाने के लिए आप कॉलम बनाते हैं, राइट लेफ्ट करके टर्म्स लिखते हैं, फिर पॉइंट्स बना के डिफरेंस लिखते हो। नीचे देखें डिफाइन करना था अबडक्शन को, फ्लक्शन को, बेली एनाटॉमिकल पोजीशन एंड ट्राइटोलॉजी को, ये डेफिनेशंस थी। यहाँ पे डेफिनेशन जस्ट लिखनी थी, बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ बनाना नहीं था, जस्ट डिफाइन करना था 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में, और आपका सवाल हो जाना था। सब्जेक्टिव पोर्शन बहुत ईजी था और एमसीक्यूज़ भी इतनी मुश्किल नहीं थे। जिन्होंने लेक्चर्स सुने थे ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस लेक्चर्स के दरमियान में मैंने बताए थे। तो ये था आपका पेपर, जिनके आंसर मैं पेपर चेक कर चुकी हूँ, तो आपको रिज़ल्ट इंशाल्लाह मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे एमसीक्यू सही नहीं किए, इसलिए मैंने आप लोगों से ये डिस्कशन कर ली। उम्मीद करती हूँ ये तमाम पॉइंट्स अपने माइंड में रखोगे। नेक्स्ट जब टेस्ट होगा तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखोगे। जब एमसीक्यूज़ आप सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो पूरी स्टेटमेंट राइट लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, राइट ऑप्शन की पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखा करें। जस्ट आपने जो राइट ऑप्शन का अल्फ़ाबेट होता है ना, वो आप राइट डाउन कर सकते हो। लाइक जैसे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डोर्सल, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है इन्फीरियर, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है पोस्टीरियर। तो अगर डोर्सल सही ऑप्शन है तो आप जस्ट ए लिख दोगे, ए। आपको पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा अगर कहीं लिखा हुआ है राइट एंगल ऑफ द मीडियन प्लेन, तो आपको इतना बड़ा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, राइट एंगल ऑफ द मीडियन प्लेन। जस्ट आप ए ऑप्शन लिख दें कि ए सही है, ए ऑप्शन सही है, जस्ट आप अल्फ़ाबेट लिख दोगे ए, तो वो सही होता है। मैं कहती हूँ आप ये पॉइंट्स को ख्याल रखोगे नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।